नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मुंब्रा की हो रही है, जहां AIMIM ने अपना झंडा बुलंद किया है। ओवैसी की प्रत्याशी सहर शेख सोशल मीडिया और खबरों की सुर्खियों में है अपने बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने मुंब्रा हरे रंग में रंगने की बात कही थी, लेकिन अब वो घुटनों पर आ चुकी हैं। देखिए अब क्या कह रही हैं सहर शेख। मेरे पार्टी का झंडा हरा है। अगर मेरे पार्टी का झंडा भगवा होता तो मैं ये बोलती कि भगवा करून टाकून बट वो नहीं था। ऑरेंज कलर का अनफॉर्चुनेटली नहीं है। एमआईएम का झंडा ग्रीन कलर का है, तो ग्रीन कलर है तो ग्रीन बोला जाएगा। अब इसको उनकी पार्टी से ये जो भी चीजें आ रही है, आप देखो, अच्छाई जब उभर के आती है ना, तो उसकी टांग खींचने के लिए पीछे लोग लग जाते हैं। तो अब 3 दिन भी नहीं हुआ इलेक्शन जीतकर और इन्होंने धार्मिक राजनीति का गेम चालू कर दिया है। तो ये रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है इनकी तरफ से किया जाता है, वही किया जा रहा है। जबकि मेरा जो स्टेटमेंट था वो पॉलिटिकल पार्टी लेवल पे था, प्योरली पार्टी लेवल का स्टेटमेंट था। उनके झंडे का कलर कुछ और है, मेरे झंडे का कलर कुछ और है, तो मैं मेरी पार्टी का ही प्रचार करूंगी। तो मैं बोलूंगी कि मैं चाहती हूँ कि मुंब्रा को हिरवा रंग में रख दो। अगर भगवा होता तो बोला जाता कि भगवा में रंग दो, लेकिन उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिकल लेवल पे लेकर चले गए, जो कि कोई कम्युनिटी को ठेस पहुंचाने के लिए उसकी मेरी मंशा नहीं थी। और दूसरी बात ये कि हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि हरा कलर मुसलमानों का है, भगवा कलर हिंदुओं का है। ये कलर बांट रहे हैं, ये जानवर बांट रहे हैं, ये लोगों को बांट रहे हैं। तो ये बांटने काटने वाली राजनीति को खत्म करने का वक्त अब आ चुका है। कम्युनल पॉलिटिक्स अपने दिमाग से निकालो। जब हमारी सोच सेक्युलर है तो मुंह से बातें कम्युनल नहीं निकल सकती। ओवैसी की पार्टी के पूरे प्रदेश में कुल 126 पार्षद बने हैं। चुनाव नतीजों के बाद से AIMIM के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। इस बीच पार्टी की सबसे युवा पार्षद सहर यूनुस शेख ने कहा था कि मुंब्रा को पूरी तरह से हरे रंग में रंग देना है। अगले चुनाव में सभी विजेता AIMIM के होंगे, जिसको लेकर अब वो पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। बाला साहब ठाकरे की जयंती पर होगी निर्णायक सुनवाई, बदलेगा शिवसेना का भविष्य। मुंबई में बीजेपी का होगा मेयर, नासिक में शिंदे का कर्ज चुकाएगी बीजेपी, दोनों दलों के बीच हुई डील। राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे आएंगे साथ, कल्याण डोंबिवली मेयर के लिए नया फार्मूला रेडी, उद्धव को लगा झटका। KDMC में सियासी घमासान, ठाकरे गुट के पार्षदों पर शिंदे गुट पे जाने का शक, शिवसेना UBT ने पार्षदों को थमाया नोटिस। मुंबई में दनादन गर्जा BMC का बुलडोजर, कुर्ला वेस्ट में BMC का बड़ा एक्शन, एक दिन में 71 जमीनों को किया कब्जा मुक्त। खबरों में सबसे पहले बात शिवसेना की। शिवसेना के नाम और धनुष बाण चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब 23 जनवरी तक टाल दी गई है, जिससे उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। शिवसेना के नाम और उसके आधिकारिक चुनाव चिन्ह धनुष बाण की कानूनी लड़ाई एक बार फिर आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में 21 जनवरी को होने वाली अंतिम सुनवाई को अदालत ने अब 23 जनवरी को कर दिया है। यह मामला पिछले 3.5 साल से पेंडिंग है और इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। उद्धव ठाकरे को कोर्ट से निराशा हाथ लगी है, क्योंकि वो निकाय चुनाव के बाद इस फैसले से काफी उम्मीदें लगाए बैठे थे। अदालत की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही यह साफ होने लगा था कि सुनवाई में देरी हो सकती है। आधिकारिक तौर पर सॉलिसिटर जनरल ने एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में अपनी मौजूदगी जरूरी होने का हवाला दिया है और इस तारीख को आगे बढ़ा दिया, यानी 21 जनवरी के बजाय अब 23 जनवरी को इस मामले की आखिरी सुनवाई होगी। इसके बाद अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की सहमति से सुनवाई को शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए टालने का फैसला लिया है। पिछली बार हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को अपनी अपनी दलीलें पेश करने के लिए 5 घंटे का वक्त दिया था, जिसके बाद फैसला आने की संभावना थी। अब 23 जनवरी को सुबह 11 बजे इस पर अंतिम बहस शुरू होगी। यह तारीख शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की जयंती के साथ मेल खाती है। इस विवाद का फैसला महाराष्ट्र की भविष्य की राजनीति की दिशा भी तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट धनुष बाण के चिन्ह को फ्रीज करने का आदेश दे सकता है या फिर इसे उद्धव ठाकरे को वापस सौंपा जा सकता है। इस फैसले का असर उन जनप्रतिनिधियों पर नहीं पड़ेगा जो मौजूदा चिन्ह पर चुनकर आए हैं।
चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, हाल ही में हुए महानगर पालिका चुनावों के पार्षद और उनकी सदस्यता, इस कानूनी निर्णय का उस पर कोई तत्काल प्रभाव नहीं होगा। ये बड़ी बात है। अब देखना यह है कि 23 जनवरी को जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है तो क्या फैसला आता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। मुंबई मेयर की खींचतान खत्म करने के लिए नासिक में सत्ता साझेदारी का फार्मूला बन चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में मुंबई और नासिक नगर निगमों में सत्ता का पेच सुलझाने के लिए बीजेपी और शिंदे गुट के बीच पर्दे के पीछे बड़ी डील होने के संकेत मिले हैं। माना यह जा रहा है कि मुंबई में बीजेपी को पूर्ण समर्थन देने के बदले में शिंदे सेना नासिक नगर निगम की सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रही है। मुंबई के राजनीतिक गलियारों में मौजूदा मेयर की कुर्सी को लेकर तनाव बना हुआ है। शिंदे गुट मुंबई में 2.5 साल के लिए मेयर की मांग पर अड़ी है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 5 साल तक मेयर पर अपने पास ही रखने के लिए अडिग नजर आ रही है। इसी गतिरोध को तोड़ने के लिए अब एक लेन देन का फार्मूला चर्चा में है, जिसके तहत मुंबई में बीजेपी का मेयर बनता है तो नासिक में शिंदे गुट को महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। हालांकि नासिक महानगर पालिका में बीजेपी ने अपने दम पर सत्ता का दावा किया था, लेकिन मुंबई की स्थिति को देखते हुए समझौते के संकेत मिल रहे हैं। चर्चा है कि नासिक में मेयर पद बीजेपी अपने पास रख सकती है, लेकिन इसके बदले में शिवसेना को डिप्टी मेयर, स्थायी समिति सदस्य और वार्ड कमेटियों और उससे जुड़ी विशेष समितियों की जिम्मेदारी शिंदे गुट को सौंपी जा सकती है। यानी नासिक में महानगर पालिका में मेयर तो बीजेपी का होगा, लेकिन बाकी की कमेटियों और डिप्टी मेयर की कुर्सी शिंदे गुट को दी जा सकती है और इसके बदले बीजेपी मुंबई में अपना मेयर बनाएगी। बीजेपी का मुकाबला शिवसेना राष्ट्रवादी गठबंधन से था, जबकि मुंबई में बीजेपी शिवसेना महायुति की शानदार जीत हुई। अब राज्य स्तर पर तालमेल बिठाने के लिए नासिक में शिंदे सेना को सत्ते में हिस्सेदारी बनाने की तैयारी दिख रही है। दोनों शहरों के राजनीतिक समीकरण पर अगले कुछ घंटों में स्थिति साफ हो जाएगी। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि मुंबई जैसी महत्वपूर्ण महानगर पालिका में अपना मेयर बिठाने के लिए बीजेपी नासिक में कुछ समझौते कर सकती है। फिलहाल दोनों पक्षों के नेताओं के बीच यहां पर वाटाघाटी का दौर जारी है, यानी कि बातचीत चल रही है और सभी की नजरें अंतिम फैसले पर टिकी हैं कि क्या ये डील हकीकत में तब्दील होती है या फिर राजनीति कोई नया मोड़ लेती है। खबरों में अब बात राज ठाकरे और शिंदे की। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला। एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है। अगर ये गठबंधन अंतिम रूप लेता है तो केडीएमसी में मेयर शिंदे का बन सकता है, जिससे बीजेपी और उद्धव ठाकरे सत्ता से बाहर हो जाएंगे। ऐसा हुआ तो ये उद्धव ठाकरे के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। पिछले कुछ दिनों में शिंदे गुट और एमएनएस के नेताओं के बीच लगातार संपर्क बना हुआ है, यानी राज ठाकरे अब उद्धव को भी धोखा दे रहे हैं और दोनों भाइयों के बीच फिर से दूरियां बढ़ चुकी है। हालांकि अब तक दोनों ही दलों की तरफ से किसी तरह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसके बावजूद राजनीतिक गलियारों में इस गठबंधन की चर्चा तेज है। इन अटकलों को तब और ज्यादा बल मिला जब 21 जनवरी को एमएनएस के 5 और शिंदे गुट के 53 पार्षद एक ही वक्त पर कोकर डिविजनल कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। सभी पार्षद ग्रुप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए वहां मौजूद थे। दोनों दलों के पार्षदों का एक साथ पहुंचना महज सहयोग है या सोची समझी रणनीति, इसे लेकर चर्चाएं तेज है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मेयर बनाने के लिए 62 पार्षदों का समर्थन जरूरी होता है। मौजूदा स्थिति में शिंदे गुट के पास 53 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के पास 50 पार्षद हैं। शिंदे गुट उद्धव ठाकरे गुट के 2 पार्षदों को अपने साथ लाने की कोशिश में भी जुटा है। वहीं ठाकरे गुट से एमएनएस में लौटे पार्षद सरकार गठन की स्थिति में एमएनएस के साथ बने रह सकते हैं। ऐसे में एमएनएस के पार्षदों की संख्या बढ़कर 7 होने की संभावना जताई जा रही है। कोकर डिविजनल कमिश्नर कार्यालय में शिंदे गुट और एमएनएस पार्षदों की मुलाकात के दौरान सांसद श्रीकांत शिंदे, विधायक नरेश महेस्के और एमएनएस नेता राजू पाटिल भी मौजूद थे। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं और इस मौके पर सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि एमएनएस ने शिंदे सेना को समर्थन दिया है। उन्होंने ये भी साफ किया कि जो भी विकास के एजेंडे पर साथ आएगा उसे साथ लेकर आगे बढ़ा जाएगा। यानी उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा झटका, वो भी राज ठाकरे की तरफ से दिया जा रहा है। इससे पहले राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने निकाय चुनाव साथ लड़े थे, लेकिन अब राज ठाकरे ने अपनी राहें अलग कर ली हैं।
ठाणे की कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की सत्ता को लेकर भी खींचतान के बीच उद्धव ठाकरे ने अपने उन पार्षदों पर नकेल कसना शुरू कर दिया जिनके शिंदे गुट के संपर्क में होने की खबर आई थी। कल्याण डोंबिवली की स्थानीय राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब यह खबर फैली कि शिवसेना ठाकरे गुट के 2 निर्वाचित पार्षद एकनाथ शिंदे की पार्टी में शामिल हो सकते हैं, जिस पर ठाकरे गुट के जिला प्रमुख शरद पाटिल ने सक्रियता दिखाई और सीधे पार्षदों के घर पर दस्तक दी। पार्टी ने किसी भी फूट को रोकने के लिए कानूनी और संगठनात्मक घेराबंदी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के पार्षद मधुर महात्रे के पिता और पार्षद कीर्ति ढोने की बहन को औपचारिक तौर पर नोटिस थमा दिया गया। पार्टी ने साफ किया कि पार्षदों की गैर मौजूदगी को गंभीरता से लिया जाएगा। ठाकरे गुट के नोटिस में आगामी पार्टी मीटिंग का हवाला दिया गया है। जिला प्रमुख ने साफ निर्देश दिया है कि पार्टी ग्रुप के गठन और रणनीतिक चर्चा के लिए बुलाई गई बैठकों में इन पार्षदों की मौजूदगी जरूरी है। नोटिस में यह भी चेतावनी दी है कि अगर वो इन बैठकों से दूरी बनाते हैं तो इसे पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि नोटिस सीधे पार्षदों के बजाय उन परिवार वालों को दिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की रणनीति है। केडीएमसी की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर एक पार्षद का वोट और समर्थन किंग मेकर की भूमिका निभा सकता है। ऐसे में शिंदे गुट की बढ़ती सक्रियता ने ठाकरे गुट की चिंता बढ़ा दी है, जिसका नतीजा इस कड़े नोटिस के रूप में सामने आया है। खबरों के आखिर में आप बात बीएमसी के एक्शन की। बीएमसी ने मुंबई के कुर्ला वेस्ट इलाके में जमीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए एक ही दिन में 71 जमीनों को कब्जा मुक्त करा लिया है। यह एक्शन सोमवार को शुरू हुआ था। इस दौरान अवैध फेरी वालों, फुटपाथ पर बनी दुकानों और दुकानों के इल्लीगल निर्माणों को हटाया गया। बीएमसी के मुताबिक कुर्ला रेलवे स्टेशन परिसर, न्यू मिल रोड, बेल बाजार और विनोबा भावे नगर सहित कई भीड़भाड़ वाले इलाकों में लंबे वक्त से फुटपाथ पर अवैध कब्जों की शिकायतें मिल रही थी। इन अवैध कब्जों के कारण पैदल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। कार्रवाई के दौरान कुर्ला पुलिस थानों के पास से 53 और विनोबा भावे नगर पुलिस थाने क्षेत्र में 18 अवैध फेरी वालों और दुकानों के निर्माण को हटाया गया। कुल 71 अवैध ढांचे तोड़े गए हैं और अतिक्रमण हटाने के लिए 4 विशेष गाड़ियां, 2 जेसीबी मशीनों की मदद ली गई। अभियान में बीएमसी के 46 अधिकारी कर्मचारी भी शामिल रहे और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बंदोबस्त भी किए गए थे। बीएमसी ने बताया कि इन इलाकों में नियमों का उल्लंघन करने वाले ऑटो रिक्शा चालकों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है। साथ ही प्रशासन ने साफ कर दिया कि शहर में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा ताकि सार्वजनिक जगहों को कब्जा मुक्त कराया जा सके और लोगों को सुरक्षित और सुगम आवाजाही के लिए रास्ता मिल सके। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।